हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरुआत करेंगे कि जो भी लोग बिहार सिविल कोर्ट के फॉर्म भरे हैं चपरासी पद के लिए, उनके लिए मैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 14 लेकर आया हूँ। और यह प्रैक्टिस सेट 14 आने काफ़ी लेट हो गया और लाइव क्लास में नहीं करा पा रहा हूँ 2-3 दिन से। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, इसके कारण मैं नहीं करा रहा हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 तारीख से जब मेरा भाई आएगा यहाँ पे तो कंटिन्यू क्लास में आपको दूंगा, लाइव क्लास से लेकर। और जो भी वीडियो रिकॉर्डेड क्लास का सारा क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा एकदम पेड क्लास की तरह। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए कुछ। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि आपके बुक में जो स्टेटमेंट दिया गया 51 से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। यानी कि √5 और √7 के बीच आना चाहिए। अब इसको बनाने के लिए क्या आपको √5 और 7 के मान पता होना चाहिए? बोलिए कि सर जी हाँ, होता तो अच्छा रहता। लेकिन हम बोलेंगे यदि आपको नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं। कैसे नहीं दिक्कत है? यदि यह √5 लिखा गया है तो आप क्या कीजिए, इस 5 को आप 4 बना लीजिए अपना मन से। अब 4 को पता है कि 4 का 2 होता है और ये 5 था, इसका मतलब है कि 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये है। उसके बाद ये 7 का हमको पता नहीं तो 7 को हम 9 बना लेते हैं, इसका 3 आता है। लेकिन हम आगे बढ़े तो आंसर पीछे आएगा, यानी कि थोड़ा सा कम आएगा। अब आप हमें बताइए इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो 2 से ज्यादा होना चाहिए और 3 से कम होना चाहिए? बोले कि सर 4 नहीं हो सकता, ये तो बहुत आगे चला गया। ये भी नहीं हो सकता, ये तो बहुत पीछे चला गया। ये हो जाएगा और ये गलत है। मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया कि x बराबर 5 और y बराबर 2 पर x 16x के पावर 4 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 40x स्क्वायर y का मान आपको बता। तो क्या आप ऐसा सोचेंगे कि x के मान 5 और y के मान इसे 2 में डाल दे इस ऑप्शन में, समीकरण में, तो आंसर निकल जाएगा? तो बोला कि हाँ ऐसा ही तो करेंगे। लेकिन हाँ ऐसा कीजिएगा आंसर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको टाइम अधिक लग सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हम कहीं स्क्वायर देखते हैं, ये 16x के पावर 4 है, 25y स्क्वायर है, माइनस 40x स्क्वायर y। अब देखिए जब स्क्वायर के रूप में कोई चीज दिया गया, जैसे 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस प्लस के साथ ये एक्स वाई दोनों आता है, तो आप इसमें से खुद सोच के देखिए, ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई है। यानी कि ये जो 16 है इसको हम 4 लिख सकते थे और एक्स के पावर 4 के बदला में हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं अभी। और यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस दे देना है। और 25 के बदला में आप 5 लिख सकते हैं और वाई लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाई है। अब ये सबका यदि आप होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या यह ना बदल जाएगा? बोले हाँ बदल जाएगा। तो इतना यदि आप कर लेते हैं तो अब क्या करना है आपको? अब यहाँ पे एक्स के मान पुट करना है, यानी कि एक्स के मान 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। माइनस ये वाई का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 गुना 10, यानी कि 100 में से 10 का होल स्क्वायर है। अब 100 में से 10 का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 90 का होल स्क्वायर करना है आपको। और 90 का होल स्क्वायर सब आदमी को पता है कि 8100 होगा। अब आप खुद बताइए कि 8100 किस ऑप्शन में? बोलिए कि ऑप्शन डी में, यानी कि डी सही जवाब। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से आपको दिख भी रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखा गया है कि यदि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक डिवाइड पी है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब जब इस प्रश्न को बनाने का आप स्टार्ट कीजिएगा ना, तो माध्यिका बहुलक माध्य ये सब जब लिखिएगा कॉपी पे तो काफी टाइम लग जाएगा लिखने में। इसलिए आप क्या कीजिए कि इसको कहीं ना कहीं मान लीजिए। हम मान लेते हैं कि माध्यिका का मतलब x होता है, बहुलक का मतलब y होता है, माध्य का मतलब z मान लेते हैं, यानी कि z बराबर 3x माइनस y। अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जो फॉर्मूला पता है पहले उसको लिख लीजिए। फॉर्मूला आपको पता होगा कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर यदि आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। इतना बात आपको, अब इतना बात पता है तो जिसको आप एक्स वाई माने वहां पे एक्स वाई जेड रख दीजिए। तो बहुलक को क्या माने? वाई माने। यानी कि यहाँ से पता चला कि वाई बराबर 3, माध्यिका को क्या माने? एक्स, तो 3x माइनस 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे खुद देखिए कि यहाँ पे आपको z बराबर x माइन, यहाँ पे आपको क्या पता चला? यहाँ जो दिया गया है यह z बराबर 3x माइनस वाई दिया गया है, अब बटा में p दिया गया है। और यहाँ z बराबर ये दिया गया है, और यहाँ से यदि हम z का मान निकालें तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ जाएंगे। यदि यहाँ से आप z का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जरा सोचिए।
ये -2z है तो इधर आके +2z हो जाएगा, और ये 3x-y बच जाएगा, और यहाँ पे हमको सिर्फ z का मान चाहिए, यानी कि z बराबर हो जाएगा 3x-y डिवाइड, और यह भी z का मान है। आप देखिए दोनों तरफ z का मान है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। बोले कि हाँ दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि 3x-y डिवाइड p, और ये बराबर हो जाएगा उसके, यानी कि 3x-y डिवाइड 2। यदि आप यहाँ तक समझ गए हैं तो ऊपर वाला बराबर है तो कट जाएगा। p का मान कितना आ गया, बोले कि 2, लेकिन 2 नहीं, ऊपर 1 से कटा है ना, तो 1/p का मान 1/2 आया है, तो p का मान कितना आ जाएगा, तो p का मान सीधा दिख रहा है कि 2 होता है, यानी कि p का मान 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया आंसर, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। हम माध्यमाधिका को XYZ इसलिए माने ताकि लिखने में आसान रहेगा, हम बार बार बहुलक माध्यिका माध्य नहीं लिखेंगे तो फंस जाएंगे, काफी टाइम लग जाएगा लिखने में, इसलिए हम शॉर्टकट में इसको मान लिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए लिखा गया है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्री वृत्तों के बीच घेरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान क्या होगा। इसमें कुछ विशेष नहीं है, देखिए घबराइए मत, छल्ला फल्ला देखकर। करना क्या है कि इसमें आपको दो वृत्त बनाना है, ये वृत्त बनाइए, उसके बाद इसके अंदर दो वृत्त होना चाहिए, एक और वृत्त बनाइए, ये बना दिए। अब इसका कहीं ना कहीं दोनों वृत्त का एक केंद्र होगा, जो केंद्र होगा इस केंद्र से ये रेड वाला जो वृत्त है इसका एक त्रिज्या होगा, इसका त्रिज्या बड़ा वाला होगा यानी कि 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसका त्रिज्या हम 14 सेंटीमीटर ले लिए। इसके बाद जो ये काला वाला है इसका अलग होगा, यानी कि काला वाला का त्रिज्या कितना होगा, तो ये दिया गया है 7। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से देखिए बोला है कि छल्ले जैसा आकार के वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये बीच का क्षेत्रफल निकालना है आपको, मतलब कि इसका क्षेत्रफल आपको पता करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ये आपको ये बात बताना है, ये जो क्षेत्रफल है ना ये कितना है। आप खुद सोच कर देखिए कि 12 वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के यदि छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे तो यही ना बचेगा। बोले कि हाँ सर, इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब आप यही करेंगे कि 12 वाला का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, आप कहें कि सर ये 12 वाला क्षेत्रफल πr² यानी कि पाई 14 के स्क्वायर होगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे पाई 7 के स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं कि हम सबका कैलकुलेशन करेंगे, हम पाई कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप पाई कॉमन लेंगे यहाँ से आप 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ के बाद आप क्या कीजिए, अब यहाँ के बाद आपको ये करना है ताकि आसान हो जाए। देखिए सारी बात हम आपको आसान होने के लिए बता रहे हैं, जरूरत नहीं कि ज़्यादा स्टेप में बता रहे हैं, ज़्यादा स्टेप इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। यदि आपको समझ में आ जाएंगे तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं था, और 2-3 स्टेप साफ है गायब कर देंगे। अब यहाँ से देखिए पाई का मान 22/7 लिख दीजिए, देखिए a² माइनस b², a² माइनस b² बराबर होता है ये प्लस b माइनस b, यानी कि इसको जब प्लस करेंगे तो 21 देगा, माइनस करेंगे तो 7 देगा, गुना में लिख दिए। अब यहाँ से कटिंग कुटिंग कर लीजिए आप, इतना तो आपको आता ही होगा, 7 से 7 उड़ा देंगे। अब 21 को 22 से गुना करना है, अब 21 को 22 से गुना करेंगे तो 2 1 कम 2, यानी कि शुरुआत में 2 होना चाहिए। अब शुरुआत में 2 कहाँ पे है सी में है, यानी कि सी सही जवाब, गुना करके कितना ही आएगा। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से आपको क्लियर भी हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बना लेंगे कॉपी पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिया गया है, ये लिखा गया है कि 51 और 85 का महत्तम समवर्तक 51 -85 के रूप में निरूपित किया जाता है। एम का मान बताना, कुछ करना नहीं इसमें। देखिए ये 51 लिखा हुआ है और ये 85। यदि आप हम इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोलेंगे तो आप एक लाइन में बोलिए कि सर जी इसका एचसीएफ क्या होगा, तो 17 होगा। कैसे, 17 से इसमें भाग लग गया, इसमें भी लग गया, यानी कि 17 इसका एलसीएम हो गया एचसीएफ। और वहाँ एचसीएफ दिया गया 51 -85, यानी कि दोनों अगर एचसीएफ दिया गया यानी कि आपस में हम क्या कर लेंगे, बराबर कर देंगे, यानी कि 51 -85 कर दीजिए। अब यहाँ से खुद सोचिए 85 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, जैसे ये प्लस में होगा कि 102 आ जाएगा और ये 51 एम आ जाएगा। और यहाँ से यदि आप एम का मान निकाल पाएंगे तो 51 दूना 102, यानी कि एम का मान 2 आ गया, जो कि ऑप्शन डी में लिख रहा है। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि √2 और √3 का गुणनफल होता है। अब खुद सोचिए √3 और √2 का गुणनफल क्या होगा। लिखा गया है कि √2 और √3 का गुणनफल होता है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ याद नहीं करना है, गुणनफल होता है यानी कि आप √2 को गुना करके देखिए तो √3 से कि सर √6 आएगा। अब √6 तो बाहर नहीं आएगा,
अब बाहर नहीं आएगा इसका मतलब रूट के अंदर है, बाहर नहीं आ रहा है इसका मतलब कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन डी। 10वां क्लास का ये बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके साथ। लिखा गया है कि प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना। इसमें क्या करना है, प्रथम 8 विषम संख्या लिखना है, उसका माध्य बताना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ये 8 हो गया। इसका माध्य निकालना है, यानी कि जोड़ लेंगे इसको, और जोड़ के कैसे डिवाइड, 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि प्रथम 8 विषम संख्या का माध्य पूछा है। अब इसको जोड़ेंगे, 3 1 4 4 5 9 9 7 16 9 25 25 11 36 39 49 5 54 10 64, यानी कि आप 64/8 करेंगे और अंतिम में क्या आएगा, 8 आएगा। तो बोलिए कि सर ये 8 हो गया। लेकिन आपको दिमाग में एक डाउट चलेगा, प्रथम 8 बोला तो हम लिख के जोड़ लिए, और प्रथम 100 बोलता तो क्या 100 लिख हम जोड़ते, प्रथम 1000 बोलता तो 1000 लिख जोड़ते, नहीं ना जोड़ते। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला यानी कि ट्रिक पता होना चाहिए। जब प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य निकालने के लिए बोला गया है, प्रथम 8 विषम संख्याओं का, तो देखिए इसका आंसर 8 है। इसी प्रकार से यदि प्रथम 8 में अगर 100 विषम संख्या ही बोलता तो उसका आंसर 100 होता, 1000 बोलता तो 1000 होता। ये सब करना नहीं, सिर्फ आपको करके समझाएं ताकि आपको ट्रिक के साथ साथ ये समझने में आसान हो और आप समझ जाएं कि बात सही है जो ट्रिक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। अब देखिए इस प्रश्न को, यह त्रिकोणमिति का प्रश्न है। लिखा गया कि यदि a + b = 90 डिग्री और sin a = 3/5 है तो tan b का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि tan b का मान क्या होगा। अब आपको पता है कि जब भी आप त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और ये काम अपना मन में ही करते हैं आप। समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री हो गया। अब दो कोणों को मिलाकर ये 90 डिग्री है, तो ये अकेला 90 डिग्री है, तो ये दोनों को मिलाकर ही 90 डिग्री होगा, यानी कि ये कोण और ये कोण मिला के 90 डिग्री। और a + b का मान, यानी कि उसको आप a नाम रख लीजिए, इसको नाम आप b रख। और लिखा गया कि sin a = 3/5 है, sin a = 3/5 दिया गया है। sin a का मान होता है क्या, लंब बटा में कर्ण, ये बात आपको पता है। अब लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह देंगे कि सर ये आधार जो होगा नहीं कर्ण, आधार 4 होगा। लेकिन आधार जो 4 होगा यह किधर का आधार होगा। अब आपको बताते हैं कि sin a लिखा गया है, तो यानी कि sin a बेस में होना चाहिए। क्या ये यहाँ बेस में दिखाई देता है, बोले कि नहीं, दिखाई नहीं देता। यहाँ पे सी होता, आप ABC मानते तो यहाँ पे सी लिख देता। यहाँ ए बेस पे दिखाई नहीं देता है, तो इधर दिखाई देता है, तो हम इसको हम बेस मान के चलेंगे। जब इसको आप बेस मान के चलेंगे तो ये आपका लंब कहलाएगा, यानी कि यहाँ लंब हो गया 3, यहाँ लंब हो गया 3, ये हो गया 5, कर्ण हमेशा सेम रहता है, और ये हो जाएगा 4। आपको निकालना है क्या, tan b। अब देखिए tan b के लिए क्या फॉर्मूला होता है, tan का लिए फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। अब b धरती पे होना चाहिए, तो b यहाँ धरती पे है, इसके लिए लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3, यानी कि 4/3। और 4/3 किस ऑप्शन में, बोलिए कि सर ये ऑप्शन ये तो बी में लग रहा है, यानी कि बी सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए लिखा गया है 3/8 का दशमलव प्रसार के कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, 3/8 लिखल है तो आप क्या कीजिए कि 3 में डिवाइड कर दीजिए 8 से। 8 के दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो 8 × 16 8 × 24 लगा देंगे, घटे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। दशमलव तो 0 दे देंगे, 8 से तो 56 लगा देंगे, घटे कितना आएगा 4, दशमलव तो 0 दे सकते हैं 8 पैसा। अब इतना करने के बाद आप काट कुट दीजिएगा, दशमलव के कितना अंक बाद तक समाप्त हो गया, बोलिए कि 3 अंक बाद, यानी कि ऑप्शन सी। बस यही करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब यहाँ पे बताइए कि 0.23 पर रेखनी यह किस प्रकार की संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य क्या होगा। बोले कि सर इसको तो हम बदल सकते हैं, इतना बात हम पहले से जानते हैं कि जब इतना रहता है तो ऊपर को जैसे कि तैसे लिखिए, डिवाइड जितना पे रेखनी है उतना 9 लिख दीजिए, यह तो परिमेय संख्या हो गई। लेकिन हाँ, ये तो परिमेय संख्या हो गया, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। बहुत ईजी सवाल था। इसमें लिखा गया कि यदि 10 कमीज का करेमूल 8 कमीज के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसमें कुछ करना है। 10 कमीज का करेमूल यानी कि 10 × CP लिख देंगे, बराबर 8 का विक्रयमूल्य यानी कि SP लिख देंगे। अब यहाँ से CP डिवाइड SP जब लिखिएगा आप, तो जो SP के मल्टीप्लाई में है वह CP के सामने आइए आ जाएगा नीचे। अब 8 के समान 10 से भेज दिए, खुद दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितना लाभ हुआ, बोलिए कि 2 का लाभ हुआ। 2 का लाभ किस पे हुआ, 8 पे हुआ, गुने 100। नहीं भी काट सकते थे यहाँ, 2 चौके 8 काटे थे, 4 से 25 में काट देंगे, यानी कि 25% का लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन बी। ये सब छोटी मोटी सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके साथ।
लिखा गया है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको पता है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोले कि सर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें 6 फलक होता है, सब होता है वर्ग टाइप। ये दिया गया आपको 1944। अब यहाँ से आप काट देंगे, 6 के पहाड़ा में कितना आ जाएगा, 18, 6 चौक 24 और 18, ये कितना लिख देंगे यहाँ, लिख देंगे 1944। अब यहाँ से इसको आप काटते, ये 18, 6 दूना 12, 324 आ जाएगा। यहाँ भुजा का होल स्क्वायर 324 आया है, यहाँ से आप डायरेक्ट भुजा निकालें, जैसे आप भुजा निकालेंगे तो यह निकल के आएगा कितना, 324 रूट अंडर, यानी कि यह निकल के आएगा 18। अब 18 आ गया। अब कहता है इसका आयतन निकालना है। आयतन बराबर क्या होता है, तो सबको पता है कि आयतन बराबर होता है भुजा के होल क्यूब, यानी कि आप 18 का क्यूब करेंगे। जब आप 18 का क्यूब करेंगे तो 324 गुने 18 करेंगे, 18 के स्क्वायर करके। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो 18×72, यानी कि शुरुआत में 2 होना चाहिए, जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, बोले कि सर इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन 18 × 5400 तो इसी हो जाएगा, यानी कि हो नहीं सकता, यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी और सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और सी इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी सी मिलकर कितना दिन में करेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ऐसे करना था, ए प्लस बी लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी 9 दिन लेता है, बी प्लस सी मिलकर कितना दिन लेता है, बोलिए कि ये तो लेता है 12 दिन, और सी प्लस ए यानी कि ए प्लस सी मिलकर 18 दिन। टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, यानी कि इसका एलसीएम 36 रहता है। अब क्या करते हैं कि 36 टोटल काम आप दिन से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा, यानी कि कार्य क्षमता। 36 में 9 से डिवाइड करते हैं 4 आता है, इसमें 3 आएगा, इसमें। अब सब जब मिल जाएगा तो काम कितना दिन में, तो सब मिलेगा तो ये 4 काम 3 काम 2 काम, यानी कि 9 काम किया। लेकिन 9 काम जो किया इधर को भी जोड़ेंगे ना, इसको सबको जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C मिलेगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से आप डायरेक्ट मुझवाने निकाल सकते हैं कि 4×3 = 7, यानी कि 9/2 आएगा। अब 36 में डिवाइड करेंगे 9/2, सबको पता है कितना हम करने आता है, 9/2 से डिवाइड करना, यानी कि 2/9 से गुना करना, कर देंगे कितना आ जाएगा, 4×8, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। उम्मीद है कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आप अच्छी तरीके से सब समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं, लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को लिखा गया है कि यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है। मूल्य बिल कितना है। अब देखिए मूल्य बिल के बारे में जिसके बारे में पता नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, बात आपको पता है, तो मूल्य के बारे में पता नहीं तो मान लीजिए कि इसमें बिल 100x भराता है। अब 10% कम लगेगा, यानी कि 90x लगेगा। इसको यदि आप चाहते ना तो क्या कर सकते हैं, आप 0 को हटा देते, यानी कि पहले यदि 10x पे करते थे तो अब 9x पे करेंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए रियली में पे कितना होता है, बोले कि रियली में 279 रुपया पे करना पड़ता है, और यहाँ पे कितना 9x, यानी कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से x के मान 279/9 हो जाएगा। यहाँ से यदि आप इसको काटेंगे तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 के पारा में 3 मरतब 1 मरतब, यानी कि 31 हो गया। पूछा कि मूल्य बिल कितना होगा, x के मान अगर 31 आ गया तो यहाँ पे x के मान डाल देंगे। जैसे यहाँ पे आप x के मान डालिए कि 10 × 31, इसका मतलब दे देगा यह 310, और यह ऑप्शन सी में, यानी कि सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके। लिखा गया है एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट है जो इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अब दो को भरने वाला है, वो खाली करने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं। यदि टैंक खाली हो और ए और बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना है, जो लिखा गया पहले उसको लिख लीजिए। ये है कि भरने वाला है तो प्लस, और ये बी है ये भरने वाला है तो प्लस, सी खाली करने वाला है माइनस। इतना काम कर लीजिए, भरने निकालने वाला है। ये 15 घंटा में भर सकता था, 15 आवर में, और ये 20 घंटा में भर सकता है, और ये निकाल कितना घंटा में सकता है, ये 12 घंटा में खाली कर, माइनस लगा देंगे इसके पीछे। तो हमको पता नहीं कि टोटल भरना कितना पानी, यानी कि टोटल ओवर कितना है। इसका एलसीएम ले लेंगे आराम से, कहिए कि सर इसका एलसीएम 60 ले लीजिए। अब 60 लीटर का में अगर टंकी भर जाएगा, अरे 15 लीटर प्रत्येक घंटा भरेगा क्योंकि प्लस है, तो ये 4 घंटा प्रति घंटा पानी भरेगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 3, और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये -5 देगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब बोलता है कि तीनों को एक साथ खोल देंगे, तो तीनों को एक साथ खोल देगा तो 4 और 3 7 ही भरेगा, तो ये 5 निकाल देगा, यानी कि प्रति घंटा 2 लीटर ही भराएगा। अब
टोटल भरना है 60 है, 2 से भाग दे देंगे, यानी कि कुल मिला के 30 घंटा लगना तय है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। समझ गए होंगे। लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा यदि कोई दिक्कत हो तो। देखते हैं 66 लिखा है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किया? कुछ नहीं करना। राखी के बारे में पता है कि 200 में से 54% नंबर प्राप्त किया है, तो 200 का 54% निकाल दीजिए। तो 200 का 54% निकालेगा तो 200 गुणे 54% यानी कि 54/100। सबको पता है कि चीज कर जाएगा, यानी कि राखी 108 प्राप्त किया। लेकिन मोहन से 12 अंक अधिक है। क्या राखी जो प्राप्त किया है मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किया? तो ये जो राखी का अंक होगा 108, ये मोहन से 12 अधिक होगा। तो मोहन कितना लाया होगा? तो सोच कर देखिए कि मोहन की जगह पे हम क्या रखेंगे जिसमें 12 जोड़ देंगे। मोहन से तो ज्यादा लाया होगा 12, 108 आ जाएगा। बोले कि सर 96 रख दीजिए, इसमें आप 12 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 108। या आप 108 में से 12 घटा देंगे तो 96 आ जाएगा। ये ऑप्शन डी सही जवाब। कर लेंगे इतना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। इसमें लिखा है x + 3 के होल क्यूब के विस्तार में x का गुणांक कितना हो? यानी कि कहने का मतलब कि जब हम इतना का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 27 प्लस 3a² b यानी कि 3a² b का मतलब 3 लिख लेंगे। अब प्लस 3ab² यानी कि 3 तिहाई 9। अब इन्हें लिखते हैं। अगला स्टेप में इसको लिखते हैं। यह एक्स क्यूब हो गया, यह 27 हो गया, और ये 3 तिहाई 9x² हो गया। अब प्लस में यह कितना हो जाएगा? 9 तिहाई 27 x हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या गया? x का गुना। यह एक्स क्यूब है, ये नहीं चलेगा। x² ये नहीं चलेगा, ये x है। तो x का गुना यानी कि x में कितना से गुना किया गया? बोलिए x 27। 27 ऑप्शन बी में, यानी कि बी सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी समझ गए होंगे आप, इतना तो समझदार हैं। नेक्स्ट है यदि x + 1/x = 6 है तो x² + 1/x² का मान बताना है। क्या कीजिएगा इस पर? x + 1/x दे दिया गया है 6, और x² + 1/x² के बारे में बताना है। सबको पता है फॉर्मूला, 6 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, प्लस है तो माइनस। 36 में से 2 घटा दीजिए, यानी कि कहिए कि 34 हो गया। 34 किधर देख रहा है? यानी कि ये में दिख रहा है। ये सही जवाब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके। लिखा गया है कि 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, की औसत आयु 34 वर्ष हो गई। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है, जो लिखा गया उसको लिख दीजिए। पति, पत्नी और पति बेटा, यानी कि एस से हस्बैंड लिख दीजिए, वाइफ लिख दिए, एस से सन लिख दिए। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये वर्तमान का लाइन है। किसका लाइन है? तो बोलिए कि वर्तमान का। वर्तमान में क्या है पता नहीं, सबके उम्र में हम लगा देते हैं, ठीक। लेकिन बोला गया है कि 20 वर्ष पहले, यानी कि इससे हम जस्ट 20 साल पहले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? -20 साल पहले। तो जैसे हम 20 साल पहले जाएंगे तो क्या लिखा है? एक पति और उसकी पत्नी का औसत आयु 23, यानी कि पति का एच और डब्ल्यू, इसका औसत आयु कितना है? 23। अब जब औसत 23 दिया गया है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो 46 आ जाएगा, यानी कि एच + डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 46। उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। ये कब का उम्र है? 20 साल पहले का। अब 20 साल बाद हम आएंगे तो ये तीनों शामिल है। अब एक बेटा भी हो गया है तीनों का, यानी कि एच + डब्ल्यू प्लस इसका सन, सबको हम जोड़ेंगे तो 34 वर्ष इसका एवरेज है। 3 आदमी है, यानी कि 34 क्या गुना कर दीजिएगा, यानी कि कहिए कि सर 102 हो जाए। अब खुद सोच कर देखिए, 20 साल पहले दोनों की आयु 46 वर्ष। जब हम प्रेजेंट में आएंगे उसका भी 20 बढ़ेगा और इसका भी 20 बढ़ेगा, यानी कि कुल मिला के 40 बढ़ गया। अब 40 बढ़ गया, यानी कि 40 पहले था, अब कितना हो जाएगा दोनों के मिला के? बोले कि 80 हो जाएगा। अब 80 में बेटा की कितना आयु जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा। बोले कि क्या कह रहे हैं सर, इसमें आप जोड़ न दीजिए 20, यानी कि 22 जोड़ दीजिए। और 22 किस ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं 22 नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपके कहने से, अच्छा सॉरी, 80 नहीं होगा, ये 46 हो जाएगा, क्योंकि ये 46 वर्ष है और 40 और जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। और 86 में कितना और जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। तो बोले कि 16 जोड़ देंगे, यानी कि उसका पुत्र का जो उम्र है 16 वर्ष। उम्मीद है कि आप समझ गए, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल √3 + √5 है। तो आपको सबका मूल निकाल के देखना जरूरी तो नहीं है कि सबका मूल निकालेगा तब 3 + √5 कीजिएगा।
आप क्या कीजिए कि आपको पता होना चाहिए, इसका जो मूल होता है ना, उस समीकरण में जिसको मूल को रख दे तो वह 0 दे देगा दोनों तरफ। तो आप सोचिए कि किस में हम उसका मान रखेंगे, 3 + √5x का मान, वह 0 आ जाएगा। आप यहाँ पे रख के देखिए, तो यहाँ पे आप रखेंगे, अगर ऑप्शन ए में आप रखते हैं तो ऐसा पाएंगे कि 3 + √5 का होल स्क्वायर यानी कि 3×3 = 9 A² + B² यानी कि 5 हो जाएगा, सही ना। अब +2ab यानी कि +2×3 = 6 √5 हो जाएगा। अब वही बात अगर यहाँ पे 6 √5 आ गया है, वही बात यहाँ पे भी रखिएगा, तो 3×6 = 18 यानी कि -18 और -6 √5 हो जाएगा, x का मान रखेंगे तो, और ये +4 है। अब यहाँ से आप देखिए तो क्या यह 0 देगा, बोले कि सर ये से तो कट जाएगा, 9 × 5 = 14 प्लस में यानी 4 प्लस में, यानी कि 18 प्लस में हो गया माइनस, यानी कि 0 दे दिया। जब इसी में 0 आ गया, इसका मतलब आंसर यही सही है। आगे चेक करेंगे तो 0 नहीं आएगा, इसका ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन से बना लेंगे। चलिए वैल्यू पुट करके अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके साथ, 6% वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और आंसर बहुत डिफरेंट है, 2500 है, 3000 है, 1900 है, 1500, कुछ कुछ दिया गया एक्स्ट्रा में। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि 6% था और 2 साल तक ब्याज चला, आज चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अगर सिंपल ही रहता तो 6% या 6% यानी कि 12% मिलना तय था, लेकिन चक्रवृद्धि है तो 12% तो कुछ ज्यादा मिलेगा। हम क्या करेंगे कि 25,000 का पहले 12% तो जान लेते हैं कि 25,000 का 12% कितना आएगा। जब हम 12% निकालेंगे ना तो ये ऐसे करके ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 = 60 यानी कि 6, 12×2 = 24 और 6 = 30 यानी कि 3,000 आया। लेकिन आंसर 3,000 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, ब्याजों का ब्याज। 3,000 से थोड़ा ज्यादा कौन हो जाएगा, बोले कि बी हो जाएगा, यानी कि बी सही जवाब। कुछ नहीं करना था, बस अंदाजी ऑप्शन मारना था। देखिए, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि √40 है जिसके करनी में 3 दिया गया है, इसका परिमेयकारी गुणनखंड है। मतलब इसे हम क्या चीज से गुना करेंगे तो यह परिमेय बना देगा इसको। अब देखिए इसमें करना क्या, ये √40 है और इसमें लिखा गया भगवान के नाम लिखा 3। अब 40 को आप तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 बचे, इतना तो कर ही सकते हैं। अब इसमें 3 लिखा गया, इसका मतलब हुआ कि तीनों के बदला एगो निकले, तो कहिए कि सर तीनों के बदला एगो निकलेगा तो एगो निकालना दीजिए, 2 निकल गया। लेकिन अब जो बच गया 5 ही बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि इतना ही रह जाएगा। अब इतना अगर नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, बोले कि सर जी 5 अगर 2 और रहता ना तो सही रहता, देखिए हाँ 5 2 और होता तो सही रहता, यानी कि कितना से गुणा करना पड़ेगा ताकि यह 5 में बदल जाएगा। यहाँ से आप कहिएगा कि सर जी 5 के पावर 2 होना चाहिए था ना, ये निकल जाता। यानी कि आप कह सकते हैं कि 5, आपको पता है कि 3 जो है ऊपर चलता है 1/3 के रूप में, यानी कि 2 × 1/3 लिख दीजिएगा, यानी कि इसको गुना करने पर 5 के पावर 2/3 यही हुआ। यानी कि इसमें हमको कितना से गुना और करना चाहिए था, 5 के स्क्वायर से, 2 और 5 चाहिए था, यानी कि कुल मिला के हमको 5 के पावर 2/3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि एक मोहल्ले में 40 व्यक्ति रहते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सही व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जा सकता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको मैंने फॉर्मूला दिया था कि हाथ मिलाने की संख्या बराबर n × n-1 डिवाइड में 2 होता है, यानी कि 40 गुने 40 में से गया 41, यानी कि 40 × 39 डिवाइड कर देना है 2। जैसे ऐसे करेंगे तो 20 वर्ष में कर जाएगा, गुना करेंगे 780 देगा, यानी कि ऑप्शन ही देगा, बन जाएगा ये सब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लिखा गया है इतना का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। आप इतना का लघुत्तम निकालना, अब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, ये 269 है, इसके बदला में आप निकाल दीजिए कितना 13, 27 है, अब इसमें 3 है, इसका मतलब इसका बदला कितना आ जाएगा 3, ये 64 है, इसमें 3 इसका मतलब 4 आ जाएगा। अब 13 3 4 का एलसीएम बताना है, तो लगेगा नहीं किसी से, यानी कि गुना हो जाएगा, 13 3 39 चौका, सब जानते हैं कि 39 चौका कितना हो जाएगा, 39 दूना 78 और 78 दूना हो जाएगा कितना 156, यानी कि ऑप्शन ये सही जवाब, यही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया कि एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, दीवार से सीढ़ी के बाद की दूरी
4 × 2 मीटर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो आपके दिमाग में एक बात खट गया कि यह समकोण त्रिभुज बनाएगा है। ऐसे यह मान लेते हैं कि यह दीवार, यह क्या है, यह दीवार है और एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण मतलब नीचे वाला, ये कितना दिया गया, बोले कि 45 डिग्री। दीवार से सीढ़ी तक पाद की दूरी 4√2 मीटर है, यानी कि ये दीवार है और यहाँ से सीढ़ी, इसकी पाद की दूरी 4√2 मीटर है। तो आपको बताना है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इसके बारे में बताना है। ये सीढ़ी है आपका, ये क्या है आपका सीढ़ी, हम गलती सीढ़ी लिखनी है, ऐसे लिखाना चाहिए। ये आपका सीढ़ी है जिसको जीना बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखा गया है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए लंबाई ज्ञात करना है तो जो दिया गया है उसको हम कंपेयर निकालने वाला करें, यानी कि आधार बटा कर्ण, क्या कर्ण बटा आधार बोलिए। तो आधार बटा कर्ण आपको पता है कि किसका फॉर्मूला होता है, तो बोलिए कि सॉरी कॉस का फॉर्मूला होता है। वहां पे 45 लिखा गया, यानी कि दोनों के बीच का 45 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि कॉस 45 डिग्री लिखिएगा बराबर, क्या कीजिएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पे 4√2 है, कर्ण के बारे में पता नहीं तो मैक्स मान लेते हैं। अब आप बताइए क्या आपको साइन 45 डिग्री का मान पता है, बोले कि हाँ पता है, √3/2 होता है। अच्छा क्या आपको इसका पता है, सॉरी अब यहाँ से आप देखेंगे तो cos 45 का मान लिखना है, सबको पता है कि cos 45 का मान 1/√2 होगा, बराबर में 4√2 होगा बटा मैक्स होगा। अब हम कोई आदमी पूछेगा कि सर ये का एक हम कैसे जान जाएंगे कि cos 45 का मान 1/√2 होगा, तो कभी कभी ना ऑप्शन को देख के पता कर लें कि √2 आए कि क्या होगा, कैसे सब में यहाँ परफेक्ट नंबर लिखा है। अगर यहाँ पे √2 है और यहाँ पे हम √2 नहीं रखेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होकर रूट हटेगा ही नहीं, सीधा सी बात है कि √2 होना चाहिए, 1/√2 लिख दिए। अब यहाँ से गुना करेंगे तो x का मान आपको आ जाएगा 8, यानी कि सीढ़ी का लंबाई है 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन, लिखा गया कि निम्नलिखित दोनों श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब जब इसका योग ज्ञात करना है तो आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना, यदि आप विदाउट फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे और आपका आंसर निकलते निकलते दिन बीत जाए, हो सकता है कि परीक्षा का टाइम भी खत्म हो जाए, मिनिमम तो इतना खत्म कर लेंगे आप। इसलिए इसका आपको ट्रिक पता होना चाहिए, यानी कि फार्मूला क्या होता है। तो ये देखिए 8 है, 27 है, 64 है और 1000 है, तो आपको दिमाग में चलेगा कि यह 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, ये चल गया दिमाग में, यानी कि आपको पता चलेगा कि यह 2 का क्यूब है, उसके बाद 3 का क्यूब है, उसके बाद 4 का क्यूब है, प्लस डॉट 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 यह 10 का क्यूब हम लिख सकते हैं, बोला कहाँ लिख लेंगे। इसमें आपको जोड़ देना है कितना, 2 4 6 8, यानी कि सम संख्या। अब सम संख्या तो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और ये डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा, ये गया है 20 तक, यानी कि 2 दाएं के 20 10 तक चल जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपके यहाँ की सारी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का हम घन का योग जानते हैं, लेकिन ये तो लगातार नहीं है, ये तो 2 से स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या करेंगे, अपना मन से 1 जोड़ देंगे, और 1 जोड़ देंगे इसका मतलब ये हुआ कि जितना इसका आंसर रहेगा ना उसमें से 1 कम कर देंगे, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही है। अब इसको जोड़ने के लिए हम क्या फॉर्मूला का यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए। इसको इतना लिखने के बाद आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है n/n+1 डिवाइड 2 और इसका होल स्क्वायर, इस सब का जोड़ आएगा, लेकिन सारे के जोड़ में से एक हम एक्स्ट्रा लिखें, यानी कि 1 घटा देंगे, फिर प्लस करेंगे 2 × ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। इसके बारे में आपको पता होगा कि n × n+1/2 होता है। अब यहाँ से n का मान डाल देंगे आप, n का मान क्या कहलाएगा, जो अंतिम होता है वह n के मान होता है, ये सब n का मान होगा। आप यहाँ से खुद हल कीजिएगा थोड़ा सोच समझ के, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। n का मान 10 रखेंगे, 10 × 11/2, ये 2 से 10 कट जाता है 5, मतलब यानी कि 11 को 5 से गुना करते हैं 55, यानी कि 55 का स्क्वायर आ जाता है। 55 का स्क्वायर यदि आप मन में करेंगे तो 25 तो लिख ही देंगे शुरू में, और 5 × 30 यानी कि 3025, इसमें से -1 माइनस कर देंगे। बोलिए कि सर 3025 कैसे लिख दिया, आप याद किए हुए होंगे इसीलिए लिख दिए। हम बोले कि याद नहीं किए थे, स्क्वायर निकालने का तरीका आपको हम बता चुके हैं, या कहिएगा तो एक बार हम बता देंगे। देखिए 5 जिसके भी अंतिम में रहता है उसका स्क्वायर करना इतना आसान है ना, कि आप सोच नहीं सकते। 5 है तो 25 आना तय है, कि 5 है तो 1 बढ़ा के 6 से गुना कर देंगे, यानी कि 30 लिख लेंगे, यही काम मन में कर लिए। 3025 में से घटा देंगे, कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ n 10 है तो 10 × 11 यानी कि 110 हो जाएगा, तो प्लस में 110। इस सबको यदि आप जोड़ेंगे ना, ये 3135 आ जाएगा, और 3135 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3134, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। उम्मीद है कि ये सारी काम आप कर लेंगे, समझ गए होंगे।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए लिखा गया है, एक त्रिभुज में यदि कोण ए 30 डिग्री और कोण भी 45 डिग्री है तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिएगा कोण सी बराबर, जानते हैं कि सबको जोड़ के 180 होता है, इसमें से दो को दिया गया है, दोनों के जोड़ लेंगे तो 75 हो जाएगा, घटाने के बाद 105 आ जाएगा। ये बात सब आदमी जानते हैं, इसमें पूछने वाली बात नहीं। ऑप्शन डी सही जवाब। अब देखिए नेक्स्ट, इसको बताना है a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 एबीसी का मान बताना अनुपात में। इसको आपको हम बेसिक में बता चुके हैं, जब आप अनुपात समानुपात वाला वीडियो देखेंगे ना, उसमें आप इसको यदि वीडियो को देख लिए आप अनुपात समानुपात के बेसिक वीडियो को, इसको तो आप बस देखिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। हम कहते हैं 2-3 सेकंड भी मैक्सिमम क्या कीजिएगा। आपको पता है कि जब बराबर में होता है और गुणांक में होता है तो इसका जो अनुपात होता है यह डायरेक्ट पलट के होता है, यानी कि 1 गुना में 1/4 है, यानी कि पलट दीजिए ना, 4, 5, 6, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। डायरेक्ट पलट देंगे, आप बेसिक देख लेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अनुपात समानुपात का बेसिक वीडियो हम डाल चुके हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखा गया है कि x² + 11xy + 24y² के गुणनखंड क्या होंगे। अब इसका गुणनखंड पाने के लिए बनाने के लिए दिया गया है और ऑप्शन में दे दिया गया आंसर, तो क्या आप इसको गुणनखंड निकालने के लिए बढ़ जाएंगे, गुणनखंड निकालते रहेंगे? नहीं, हम ऑप्शन से ही देख के मार देंगे कौन सा आंसर सही होगा। सर जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें सब जगह क्या है, प्लस ही दिया गया है, तो गुणनखंड में आपको पता होना चाहिए कि जब प्लस प्लस वाला गुणनखंड करते हैं तो दोनों प्लस में ही आएगा। अब दोनों प्लस में कहाँ होगा ये देख लीजिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ माइनस माइनस यह भी नहीं होगा। ये तब होता जब यहाँ पे माइनस रहता तब, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है तो समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष 2 शीर्ष दिया गया है। अब इसमें करना क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। ये आपके समबाहु त्रिभुज आपके पास से इसमें 2 आपको दे दिया गया शीर्ष, ये दे दिया गया है 2,4, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2,4, और इसके बारे में पता नहीं तो x, y मान लेते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप जानते होंगे। नाम रखना है रख दीजिए, ये नाम है इसका, बी नाम है इसका, सी नाम। अब समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुज इसका आपस में बराबर होना चाहिए, बोले हाँ बराबर होना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी होगा वही यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी होना चाहिए, वही यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का दूरी तुम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ का दिया गया है। जब दूरी निकालते हैं तो डिस्टेंस बराबर, यानी कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर तो √अंडर पहला को पहला से घटा के स्क्वायर, यानी कि 2 को 2 से घटाएंगे 0, यानी कि 0 का स्क्वायर जोड़ के दूसरा को दूसरा के साथ घटा कर स्क्वायर, यानी कि 4 में से 6 घटाएंगे, -2 स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि कुल मिला के 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना गया, 2 इकाई। अब यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई है तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 इकाई होना चाहिए। आप इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, इसमें से आप खुद सोच कर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन को हम यहाँ पे बैठा दें, एक के मान रख दे, और उसको जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकालेंगे तो यह 2 ही देगा। ऑप्शन ए रखेंगे फेल्योर कर जाएंगे, अब बना के देखिएगा। ऑप्शन बी रखेंगे फेल्योर कर जाएंगे, ऑप्शन सी रखेंगे सही पाए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। बोलिएगा कैसे? अब देखिए 2 रखिएगा तो पहला वाला को पहला के साथ घटाइएगा 0 दे देगा, बोलिएगा कि हाँ इसमें से 2 घटाएगा ना, तो 2 में से 2 गया 0 और 2 में से √3। आप इसको देखिए, कहने का मतलब है कि 2 में से आपको क्या घटाना है, -2 और -√3, इसी कैंसिल हो जाएगा तो -√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपको 3 देगा निकाल के √अंडर में, अब प्लस इससे इसको घटाएंगे तो 1 देगा, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 यानी कि 4 मतलब कि ये 2 दे देगा। आप करके देख लेंगे, यानी कि इससे आपको 1 यहाँ पे निकल जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, नहीं तो आप लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें आपको बताना है कि 1 + 2 + 3 + ... 49 तक इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये तो प्राकृत संख्या का योगफल है, तो क्या आपको प्राकृत संख्या का योगफल का फॉर्मूला पता नहीं है? बिल्कुल पता होना चाहिए। जब प्राकृत संख्या है ना, यहाँ तक का योगफल निकालना है तो जो लिखा गया लास्ट में उसको लिखिए, बढ़ा के 1 ज़्यादा लिखिए और डिवाइड कर दीजिए 2, जो कटने वाला है काट दीजिए, कोई ना कोई वो कटेगा ही, 25 हो जाएगा। गुना करेंगे ना तो आप खुद सोच कर देखिए, ये अगर 50 होता है, ये 25 होता है, तो 25 + 125 यानी कि 1250 के आसपास आंसर आना चाहिए। अब 1250 के आसपास कौन सा आंसर आएगा, उससे छोटा होना चाहिए था, यानी कि 1225, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, यदि आप गुना भी करते हैं तो उतना ही आंसर आता है। 25 × 225 यानी कि 22, 25 × 4 = 100 और 22 122 यानी कि 1225। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन। अब देखिए इस प्रश्न लिखा गया है, दो संख्याओं का लॉस 495 × 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 है
तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। अब जब लॉस और मोसा का प्रश्न आता है तो आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसका जो गुणनफल होता है ना, वह लॉस गुने मोसा यानी कि 495 गुने 5 के बराबर। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ से पहली गुने दूसरी फिर से लिखिए। तो इसको आप दो ऐसे भाग में तोड़ सकते हैं गुणनखंड के रूप में, जिसको कि जोड़ने पर 100 आना चाहिए। अब 495 को ही तोड़ पाएंगे क्योंकि 5 को तो हम तोड़ नहीं पाएंगे। 495 को यदि आप तोड़ेंगे, ये लिखे 495, तो गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, 5 से लगा देंगे 49, 5 से 99 और यह 11 से 9 मतलब डायरेक्ट लगा देंगे। यहाँ से आप 55 गुने 9 में तोड़ सकते हैं। कितना तोड़ सकते हैं? 55 गुने 9 में। और यहाँ से 5 पहले से दिया गया है। अब इसमें दुइयों संख्या होना चाहिए। अब दोनों संख्या होना चाहिए तो हम दुइयों पर फोकस करेंगे। तो मान लेते कि पहला संख्या 55 है, दूसरा संख्या दोनों मिलाकर 45। सपोज दैट क्या यह जोड़ने पर 100 पूर जाएगा? बोले हाँ पूर जाएगा। इसका मतलब संख्या 55 और 45 है। इसका अंतर बताना यानी कि 55 में से 45 घटा देंगे। और यह किस ऑप्शन में दिया गया है? बोलिए कि ऑप्शन है यानी कि 10 सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसको तो आप बना ही पाएंगे, इसमें तो कोई भारी बात नहीं है। इसमें का सारा क्वेश्चन ईजी है, ठीक ना। लेकिन सेट में है तो बनाना ही पड़ेगा। तभी तो बोलेंगे कि किताब आप खत्म किया, नहीं बनाएंगे तो बोले किताबें खत्म नहीं हुई। लिखा गया कि यदि P प्लस क्यू का 20%, P माइनस क्यू का 50%, तो P क्यू का अनुपात बताना। देखिए P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू 20% के बदले में आप डायरेक्ट 1/5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। P माइनस क्यू 50% के बदले डायरेक्ट आप 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से यदि आप ध्यान देंगे तो P प्लस क्यू उधर से डिवाइड में ले आएंगे इसको P माइनस क्यू, और यहाँ से आप लाएंगे क्या होना चाहिए कि जो P प्लस क्यू के गुना में है वह P माइनस में जाना चाहिए, यानी कि 1/5 यहाँ आ जाता है जो कि 5 ऊपर चल जाएगा और यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे इतना तो आप कर ही लेंगे। अब यहाँ से आपके पास बन गया समीकरण। समीकरण बनेगा, यह समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ से आपको P अनुपात क्यों निकालना है। यहाँ से आप चाहे तो समीकरण 1 से P और Q भी निकाल सकते हैं। यदि P और Q निकालेंगे तो Q से Q काट देंगे तो P 2P बराबर 7 हो जाएगा, यानी कि P का मान 7/2 हो जाएगा। तो आप PQ का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि दूसरा कौन सा तरीका है जिससे आप उसको और आसान तरीका से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, मुझे देखिए दिख रहा होगा। देखिए कर सकते हैं कि ए P प्लस क्यू P माइनस क्यू है ना, जब कोई चीज ऊपर में प्लस में सेम चीज नीचे माइनस में रहेगा, इसमें आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाते हैं। यानी कि कहने का मेरा यह मतलब है कि अगर P बाई क्यू कहीं देल है, इसको आप लिख सकते हैं P प्लस क्यू बटे P माइनस क्यू। हाँ इतना तो कर सकते हैं। यदि आप इतना कर सकते हैं तो आप क्या करना है कि ये P प्लस क्यू है, तो इसी चीज को हम कि P में देखिए हम P लिखे थे नीचे ऊपर क्यू, हम P में क्यू जोड़े थे ना, इस सबको मान लेते हैं P है इसको क्यू, मान इसमें हम इसको जोड़ेंगे। तो जैसे आप इसमें इसको जोड़िएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, या मन में जोड़ते हैं आप P प्लस क्यू में आप जोड़ेगा P माइनस क्यू, और नीचे फिर क्या कीजिएगा इसमें से घटाइएगा, यानी कि P प्लस क्यू में से घटाएंगे तो माइनस P माइनस क्यू हो जाएगा। और वही बात इधर भी करेंगे, यानी कि 5 प्लस 2 5 माइनस 2 करेंगे, यानी कि 5 प्लस 2 5 माइनस। इतना काम आप मन में ही करते ना तो आप इसको काट को कैंसर लाते कितना, कि देखिए ये क्यू से क्यू कट जाएगा, नहीं क्यू से क्यू नहीं कटेगा बल्कि ये कट जाएगा। हाँ क्यू से क्यू कट जाएगा तो 2P अन्य बच जाएगा कितना, ये क्यू से क्यू कट जाएगा। यहाँ पे नहीं क्यू से क्यू नहीं कटेगा, यहाँ पे भगवान के नाम लेकर यहाँ पे हो जाता आपको यहाँ पे आपको हो जाता है प्लस, यानी कि यहाँ पे जो आपका करता ना, यहाँ पे आपको करता है P से P कट जाता है, यानी कि 2Q। अब देखिए 2P बटा में 2Q हुआ और हो गया 7/3। यहाँ से 2 से 2 काट दिया तो P बटा Q आ गया 7/3, यानी कि डायरेक्ट दिख गया आपको 7 अनुपात। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, नहीं तो हम अगला चैप्टर में हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो के बारे में चर्चा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन, इसको तो आप बना ही लेंगे क्योंकि ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 3600 रुपये 8 माह के लिए निवेश किया तथा बी कुल पूंजी लगाकर 6 माह के लिए कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में रहा। अंत में बी को लाभ का कुल 15/31 भाग प्राप्त होता है। बी ने कितना धन कमाया? आपको पता है कि जो जितना में पूंजी लगाएगा जिस रेशियो में, उस रेशियो में उसका लाभ भी होगा। तो बस यही करना है कि आपको ए या बी लिखना है। यहाँ लिखे ए और यहाँ लिखे बी। यहाँ हम पूंजी का अनुपात चलते हैं और यहाँ पे लाभ का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए पूंजी का अनुपात है कि 3600 रुपये लगाए 8 माह के लिए, यानी कि इसका जो 3600 रुपया रहा वह कितना दिन तक रहा था, 8 महीना तक।
बी भी कुछ पूंजी लगाई है, पता नहीं, तो मान लीजिए कि एक्स पूंजी लगाया और यह लगाया 6 महीना तक, 6 से गुना, ये इसका पूंजी का अनुपात होगा। अंत में बी को कुल लाभ का कितना मिलेगा, तो बोलिए कि अंत में बी को कुल लाभ का, हट, भागो, अरे अरे, काहे तुम मतलब परेशान कर रहे हो, हट, next। देखिए ये जो मक्खी है ना, कभी कभी बोर्ड पे बैठ जाता है तो लिखने में नहीं बनता है, मतलब कि काम ही नहीं करेगा, मात्र नहीं मानेगा, इसको लगता है हमको मर्डर ही करना पड़ेगा। अरे बात समझो नहीं यार, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में तुम कहाँ पढ़ रहे हो, जो काम है तुम करो अपना। देखिए तुम्हारे बुनका मुनका बहुत सारा दे दिया, चलिए नेक्स्ट। लिखा गया है कि अंत में बी को कुल लाभ का 15/31, मैंने बी को जो मिलता है ना, जितना लाभ होगा उसका 15/31। अब कहे कि लाभ ही पता नहीं है कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि लाभ है आपका 31। 31 क्यों माने, क्योंकि 31 का हम 15/31 निकाल पाएंगे। अगर 31 लाभ होगा तो बी को कितना मिलेगा, 31 का 15/31 यानी कि 15 मिलेगा, यानी कि बी को लाभ मिलेगा 15। अब 31 लाभ माने हैं, इसको 15 मिल गया तो इसको कितना मिलेगा, बोले कि इसको 16 मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा 16। अब पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं। यदि आप जानते हैं तो आप क्या कीजिएगा, बराबर करके आंसर निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है यहाँ से। यानी कि आप 3600 × 8 डिवाइड x × 6 और यह बराबर 16/15 लिख सकते हैं। यहाँ से यदि आपको काटने का बारी है तो काट भी लेंगे, 6 के पहाड़े में उड़ा देंगे 600 मरतबे, और काटेंगे क्या, तो और काटेगा तो काट लीजिए, 4 के पहाड़ा में 4 मरतबे, 4 के पहाड़ा में 150 मरतबे, और काटेंगे 2 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 50। अब तो यह कटेगा नहीं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, यह देगा 2x बराबर 15 × 75। अब यहाँ पे 75 × 8 बचल है, और कटेगा ये, और कटेगा भी, और कटेगा ये, 2 के पहाड़ा में 2 चौके 8 कटेगा, यानी कि 75 चौका 300, और 300 को हम 15 से गुना करेंगे, x बराबर 300 × 15, यानी कि आ जाएगा आपको कितना, 4500। ये सब कैलकुलेशन आप कर लेंगे, अपने हिसाब से आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही जवाब। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, जब उसके आय में 2% की वृद्धि होती है तो वह खर्च में 4% की कमी कर देता है, तो बताएं कि उसके बचत पर कितना परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। जब इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आए तो आपको पता होना चाहिए आय बराबर जो होता है, तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ये बात आपको पता होना चाहिए। यदि आपको इतना बात पता है, अब आप क्या करेंगे, एक व्यक्ति की आय में 80% खर्च करता है, तो आय को कुछ मानेंगे जिसका 80% आप खर्च कर पाएंगे। तो यहाँ से आप सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे आप 100 मानने का, यानी कि आप मान लेंगे कि 100%, यानी कि 100x मान लेते हैं, 100x इसका आय है तो 80% खर्च करेगा। 100x का जब 80% निकालेंगे तो 80x खर्च किया, तो बचत कितना होगा, तो बोलिए कि बचत 20x का होगा। अब क्या करता है कि उसका आय में 2% का वृद्धि होगा। आय में 2% का वृद्धि होने का यह मतलब हुआ कि जितना इसका आय था इसमें 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, यानी कि 100x का 2% बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 102x। अब 102x हो जाएगा। अब क्या करता है कि जब वृद्धि होता है तो खर्च में 4% की कमी, मतलब जितना पहले वो खर्च करता था उससे 4% अब कम खर्च करेगा। तो 80x का 4% आप निकालेंगे, तो निकाल पाएंगे या नहीं, इसको आप निकाल के देखिए। जब आप निकालेंगे 80 × 4% का मतलब 4/100। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो ये सही सही नहीं निकलेगा, यह पूर्णांक में आ जाएगा, बटा में। इसका मतलब ये हुआ, इसको आप काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 16/5। अब 16/5 इसमें से घटाना तो मुश्किल है, क्योंकि आप 80x में से 16/5 से घटाएंगे तो नहीं घटा पाएंगे। तो आप यहाँ से ये मान के चलेंगे कि जितना इसके बटा में आया है इसी के गुना के रूप में हमको मानना चाहिए, यानी कि 5 आया तो हमको 500 लेकर चलना चाहिए था, जो कि यहाँ पे 100x माने हैं, तो यहाँ से पता चला कि 100x माने से काम नहीं चलेगा, 500x मानना पड़ेगा। अगर ये 500x होगा तो हम 5 से गुना किए, तो इसको भी 5 से गुना कर देंगे, यानी कि यह 400 हो जाएगा, और इसको भी 5 से गुना करेंगे तो यह 100x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यह 2% बढ़ा है, तो 500 का 2%, अब 500 का 2% बढ़ने का मतलब 10 बढ़ जाएगा, यानी कि नया आय उसका हो जाएगा 510x। अब 510x में क्या करता है कि 4% का कमी करेगा, यानी कि 400x का 4% कम करेगा। तो 400x का 4% कम करने का मतलब है कि 16x कम करना, यानी कि यहाँ पे यह 384x ही खर्च करेगा। अब खुद सोचिए, इसका जो आमदनी है वो 510x है और खर्च 384x है, तो बचत कितना होगा। तो बचत निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
510x में से 384x घटा लेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपको 126x। अब आपसे पूछा गया प्रश्न यही है कि उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब बचत कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। तो बचत के बारे में यदि देखें तो पहले 100x बचा रहा था, अब 126x बचा, यानी कि अब बचत इसका बढ़ गया कितना, 26x। तो आपको पता है कि ये 26x बढ़ा है 100x पे, तो 100x पे जितना बढ़ता है वह उतना ही परसेंट कहलाता है, यानी कि उसका बचत कितना बढ़ गया, 26% बढ़ गया, यानी कि 26% का वृद्धि जो कि ऑप्शन डी में है। उम्मीद है कि आप लास्ट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड क्लास में।